हर गुजरते लम्हे के साथ बेंजामिन नेतन्याहू का इस्राइल के अंदर विरोध बढ़ता जा रहा है। नेतन्याहू के खिलाफ इस्राइल इस वक्त जल रहा है। किस तरह से लोग सड़कों पर हैं, उनकी क्या मांगे हैं, हम उसकी चर्चा करेंगे दोस्तों। मगर इस वक्त मध्य पूर्व में शांति बहाल करने को लेकर एक बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू अपने रुख को कड़ा करते जा रहे हैं, गजा और लेबनान पर एक के बाद एक बेकसूरों को मौत की घाट उतार रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उनका एक बहुत ही शॉकिंग बयान आया है, जिसके बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि शांति की तमाम कोशिशें अब नाकाम होने वाली हैं। सबसे पहले जिन तीन बड़ी खबरों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, नेतन्याहू के खिलाफ हजारों सड़कों पर बंधकों की रिहाई की मांग, कतर ने इस्राइल हमास के बीच शांति के लिए बातचीत से हाथ खींचा, नेतन्याहू ने कबूला कि लेबनान में उन्होंने ही पेजर धमाके करवाए थे। दोस्तों, ये जो तीसरी बड़ी खबर है, इसके बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि बेंजामिन नेतन्याहू किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहते कि शांति बहाल हो, क्योंकि ऐसे वक्त जब कतर में बातचीत जारी थी, ऐसे वक्त जब इस्राइल की जनता सड़कों पर थी, यह मांग कर रही थी कि जो बंधक अभी भी हमास के टनल्स में मौजूद हैं उन्हें रिहा किया जाए, बेंजामिन नेतन्याहू यह बयान जारी करते हैं कि उन्होंने ही लेबनान में तमाम पेजर धमाके कराए थे, जिनमें कई लोग मारे गए थे। मगर सबसे पहले दोस्तों, जैसे मैंने बताया, हर गुजरते लम्हे के साथ इस्राइल के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध बढ़ता जा रहा है। लोग इस बात को लेकर पहले से ही नाराज थे कि किस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को बर्खास्त कर दिया था, सिर्फ इसलिए कि योआव गैलेंट बंधकों की रिहाई की मांग कर रहे थे। और ये बंधक कौन हैं? ये खुद इस्राएली नागरिक हैं जो हमास के टनल्स में कैद हैं। मगर नेतन्याहू किसी भी कीमत पर जंग रोकना नहीं चाहते। आज मैं आपको बतलाना चाहता हूं किस तरह से लोग सड़कों पर हैं। लोग सड़कों पर हैं, वो कह रहे हैं कि देश के लिए पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट कहीं बेहतर हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि हमें अमेरिका के नए राष्ट्रपति नवनिर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीदें हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर शांति बहाल होगी तो गजा के लोग जो हैं उनकी जिंदगी भी बेहतर होगी, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, अब तक इस्राइल ने गजा के अंदर 40,000 से ज्यादा लोगों को मौत की घाट उतार दिया है। सुनिए इस्राइल में क्या हो रहा है, सड़कों पर उतरकर उनकी जनता क्या कह रही है। I was really disappointed, and Gallant was the one that wanted a deal for bringing the hostages home. As about Trump, I really hope that Trump will do anything he can to bring the people home, our people home. And this will be really good also for Gaza, because then maybe someone can do something good for these people that are suffering because their leaders didn't care about them. Well, we have to have the voice of the people. I'm here today because the situation is terrible. It's been 400 days and the hostages are still in Gaza. There's a war without a direction. It's so sad. हिंदी में अनुवाद, वो कह रहे हैं कि रक्षा मंत्री योआव गैलेंट कहीं बेहतर थे। नंबर 2, उन्हें अमेरिका के अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीद है। नंबर 3, गजा में लोगों की हालत भी बेहतर होगी अगर बंधक रिहा होंगे, अगर इस्राएली बंधक रिहा होंगे। लोग ये भी कह रहे हैं कि इस जंग को रुकना चाहिए, क्योंकि ये जो सब चल रहा है इस वक्त इस इलाके में, वो किसी बुरे ख्वाब से कम नहीं है। सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। The war in Gaza must end, and all our hostages must be brought home. So today is the 400th day of the hostages in captivity. Women, men, a grandfather, 86-year-old, a baby, 1-year-old. They are all still in the tunnels of Hamas underneath the ground. And soon it's going to be another winter that they're going to be frozen, lonely, starving, until the moment that we're able to bring them back in a deal. This is a nightmare.
The last hostage release deal occurred a year ago. After October 7, I was thinking it may take a week, 2 weeks, a month tops. I mean, people are dying there. Pretty soon there won't be anyone to save. एक तरफ जनता रिहाई की मांग कर रही है, यह कह रही है कि युद्ध विराम हो, मगर दूसरी तरफ लगातार बेंजामिन नेतन्याहू की हरकतों से स्पष्ट होता जा रहा है कि वो शांति नहीं चाहते। आपके स्क्रीन पर अल जजीरा की खबर, इस्राइल किल्स 44 इन गजा, 31 इन लेबनान। जी हां, इस्राइल ने गजा में 44 लोग और 31 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है, और यह गुजरी रात की खबर है दोस्तों। यानी एक ही दिन में बेंजामिन नेतन्याहू ने करीब 75 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। और इस बीच कतार ने इस्राइल और हमास के बीच जो बातचीत थी उसे स्थगित कर दिया है, उसे खत्म कर दिया है दोस्तों। यह कह दिया है कि अब हम मध्यस्थ नहीं बन सकते। ऐसा उन्होंने क्यों कहा है दोस्तों कुछ देर बाद, मगर यह जो खबर आ रही है वो बहुत चिंताजनक है। आखिरकार बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बात को कबूल किया है कि लेबनान के अंदर जो पेजर धमाके हुए थे उसमें उनका हाथ है। उनकी तरफ से क्या बयान आया है दोस्तों आपके स्क्रीन पर। इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्वीकार किया है कि उन्होंने लेबनान में पेजर हमलों को मंजूरी दी थी। पेजर हमलों में सितंबर में करीब 40 लोग मारे गए थे और करीब 3000 ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के लड़ाके घायल हो गए थे। नेतन्याहू के प्रवक्ता ओमर दोस्तूरी ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया, नेतन्याहू ने रविवार को पुष्टि की कि उन्होंने लेबनान में पेजर ऑपरेशन को हरी झंडी दी थी। इसी साल 17 सितंबर को लगातार 2 दिनों में हिजबुल्लाह लड़ाकों के पास मौजूद हजारों पेजर्स में धमाके हुए थे। इसके लिए ईरान और हिजबुल्लाह ने इस्राइल को जिम्मेदार ठहराया था। पेजर का उपयोग हिजबुल्लाह लड़ाकों द्वारा इस्राइल की लोकेशन ट्रैकिंग से बचने के लिए कम्युनिकेशन के कम तकनीकी साधन के रूप में किया जाता है। दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं, हिजबुल्लाह ने अपनी तरफ से करीब 5000 पेजर्स मंगाए थे, मगर बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी गुप्तचर विभाग के जरिए उनकी लोकेशन का पता लगवाया और कई धमाके करवाए। 40 लोग मारे गए थे लेबनान में, जिनमें कुछ बेकसूर भी शामिल थे, कुछ हिजबुल्लाह के लड़ाके और कुछ आम लोग भी शामिल थे। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हिजबुल्लाह ने अपने लड़ाकों के लिए ब्रांडेड पेजर्स मंगवाए थे। धमाके के कुछ घंटे पहले ही हिजबुल्लाह ने अपने लड़ाकों को पेजर बांटे थे। हिजबुल्लाह इन डिवाइसों की सेफ्टी को लेकर कॉन्फिडेंट था। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक इन पेजर्स में ऐसा विस्फोटक था जिसे स्कैनर भी डिटेक्ट नहीं कर सके। रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने बड़ी तादाद में पेजर का ऑर्डर किया था। साल के शुरू में 5000 पेजर्स का बैच लेबनान लाया गया था। ये पेजर अचानक से गर्म होने लगे और देखते ही देखते इनमें धमाके होने लगे। तो यह बात स्पष्ट है कि बेंजामिन नेतन्याहू किसी भी कीमत पर अपने रुख को नरम नहीं करना चाहते, क्योंकि नेतन्याहू जानते हैं कि जिस दिन यह युद्ध रुक जाएगा उनका जेल जाना तय है, क्योंकि इस वक्त इस्राएली अदालतों में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले जो हैं वो सक्रिय हैं। ऐसे मामले जिसमें उन्होंने अपने देश के उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया था। यही नहीं, उन्होंने औद्योगिक घरानों पर दबाव डाल के उन्हें पैसा देकर अपने पक्ष में मीडिया में खबरें चलवाई थी, और यह तमाम चीजें इस्राएल में एक बहुत बड़ा गुनाह है। इस बीच मध्यपूर की शांति प्रक्रिया के लिए जो सबसे करारा झटका मिला है वो खबर आ रही है कतर से। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, कतर इस्राएल और हमास के बीच शांति प्रक्रिया की मध्यस्थता कर रहा था, मगर अब कतर ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। कतर का कहना है कि अब हम मध्यस्थता नहीं कर सकते। कतर का बयान आपके स्क्रीन पर अंग्रेजी में बयान है। Qatar says it has suspended its mediation efforts between Hamas and Israel until the parties show their willingness and seriousness to end the war in Gaza. In a statement on social media handle X on Saturday, Qatar's Ministry of Foreign Affairs spokesperson Majid Al-Ansari said Qatar had informed the relevant parties 10 days ago
हिंदी में इसका अनुवाद यह है दोस्तों कि कतर ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक इस्राइल और हमास इस मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं होंगे, हम मध्यस्थता नहीं कर सकते। और हमने इस्राइल और हमास दोनों को इस बात की जानकारी 10 दिन पहले दे दी थी। दोस्तों, यह अपने आप में इस पूरे विवाद को एक अंधेरे कुएं की तरफ ढकेल चुका है। अब कतर बातचीत से हाथ खींच चुकी है। नेतन्याहू लगातार अपने रुख को कड़ा कर रहे हैं। नेतन्याहू इसलिए भी घबराए हुए हैं क्योंकि लेबनान में कई जगहों पर हिजबुल्ला उससे मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। जी हां, आईडीएफ को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। नेतन्याहू की बौखलाहट की वजह यह भी है कि खुद इस्राएली जनता सड़क पर उतर रही है उनके खिलाफ। यह जनता सिर्फ यह मांग नहीं कर रही है कि बंधकों को रिहा करवाया जाए, यह जनता यह भी कह रही है कि हम बर्खास्त किए गए योआव गैलेंट के साथ हैं। इस बीच अमेरिका साफ तौर पर इस्राएल के साथ अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। अमेरिका का कहना है कि जब तक हमास बंधकों को रिहा नहीं करेगा, मध्य पूर्व में शांति प्रक्रिया बहाल नहीं हो सकती। अमेरिका की तरफ से क्या बयान आया है दोस्तों आपके स्क्रीन पर। अमेरिकी पक्ष का मानना है हमास ने लगातार बंधकों को रिहा करने से इनकार किया है, लिहाजा उन्हें किसी भी देश में शरण नहीं मिलनी चाहिए। कतर को हमास के दफ्तरों को तुरंत हटाना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बतलाता हूं यह चर्चा क्यों हो रही है, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले मीडिया में खबर आई थी कि कतर ने हमास को फरमान जारी कर दिया है कि आप कतर के अंदर अपने तमाम दफ्तरों को हटा दीजिए। मगर बाद में कतर ने स्पष्टीकरण दिया था कि हमारी तरफ से ऐसा कोई बयान जारी नहीं हुआ है। हालांकि हकीकत यह है दोस्तों, इस बात की सुगबुगाहट कतर प्रशासन में जरूर थी। सरकार इस धर्म संकट में जरूर था कि क्यों ना हमास को बाहर कर दिया जाए। यही वजह है कि अमेरिका ने कतर को नसीहत दी है कि आप एक ऐसी संस्था को जगह नहीं दे सकते जिसने 7 अक्टूबर 2023 को कई बेकसूर इस्राएलियों को मौत के घाट उतारा था। मगर कतर की मौजूदगी कुछ और है दोस्तों। कतर एक मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है और साफ तौर पर एक मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए उसकी कई जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। वो किसी भी कीमत पर एक पक्ष की तरफ झुका हुआ नहीं दिखाई दे सकता, खासतौर से तब जब इस्राएल ने बेईमानी की, ज्यादती की और अत्याचार की तमाम हदों को पार कर दिया है। तो खबर बहुत अच्छी नहीं है दोस्तों। जैसे मैंने बताया, नेतन्याहू लगातार उग्र हो रहे हैं, कतर ने शांति प्रक्रिया से अपने हाथ खींच लिए हैं और इस्राएल की जनता सड़कों पर उतर आई है। अब यहां क्या कहा जा रहा है दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं। जानकारी ये कह रहे हैं कि जो इस्राएली जनता इस वक्त सड़कों पर उतरी है, उसका ध्यान बांटने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू एक बहुत बड़ा कदम उठा सकते हैं। यह बड़ा कदम क्या होगा हम नहीं जानते हैं दोस्तों, क्योंकि इस शख्स के जहन में बस एक बात है कि मुझे किसी भी कीमत पर अपनी जान बचानी है, अपना वजूद बचाना है। और अपना वजूद और अपनी जान बचाने के लिए यह शख्स कुछ भी कर सकता है। इस बीच ईरान में भी सुगबुगाहट बढ़ रही है। आप जानते हैं सुप्रीम लीडर खामेनी स्पष्ट कर चुके हैं कि जिस तरह से इस्राएल ने उन पर हमला किया था, जिसमें 4 ईरानी सैनिक मारे गए थे, उसका सही समय पर बदला लिया जाएगा। और बताया जा रहा है कि ईरान इसको लेकर एक बहुत बड़ी योजना बना रहा है। इन तमाम चीजों के मद्देनजर आप जानते हैं कि शांति बहाली नामुमकिन दिखाई देती है। और यह न सिर्फ मध्य पूर्व बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि जनवरी से अमेरिका के तख्त पर आसीन होंगे डोनाल्ड ट्रंप, वो व्यक्ति जो इस बात में विश्वास करता है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला हो, वो व्यक्ति जिसने अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील को खत्म कर दिया था। मगर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जीतने के बाद ट्रंप ने ऐलान भी किया था कि मेरे बारे में कहा जाता है कि मैं जंगें शुरू करता हूं, युद्ध शुरू करता हूं, मगर मैं तमाम युद्धों को खत्म करूंगा। याद कीजिए उन्होंने क्या कहा था। We defeated ISIS in record time. But we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. क्या डोनाल्ड ट्रंप पर विश्वास किया जा सकता है? क्या डोनाल्ड ट्रंप से मध्य पूर्व उम्मीदों की नजरों से देख सकता है? ये तमाम सवाल हैं दोस्तों जो जहन में लोगों के हैं।
और बात यहां नहीं रुकती है, ईरान भी बहुत ही बारीकी से इस वक्त अमेरिकी राजनीति पर निगाह रखे हुए है। मगर दूसरी तरफ अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है कि वो ईरान के साथ शांति नहीं चाहता, क्योंकि हाल ही में अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप के चुने जाने के बाद एक बयान जारी किया था, और वो बयान ईरान और अमेरिका में आने वाले दिनों में तनाव बढ़ा सकता है। अमेरिका ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को मौत के घाट उतारने के लिए ईरान ने साजिश रची थी, मगर उसने उस साजिश को अंजाम नहीं दिया। यानी कि अमेरिका यह स्पष्ट कह रहा है कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप की जान का दुश्मन है। ऐसे में आप समझ सकते हैं दोस्तों, ईरान, इस्राइल, अमेरिका, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस बीच रूस ने स्पष्ट कर दिया है कि वो हर कीमत पर ईरान के साथ खड़ा हुआ है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह मामला सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहने वाला है। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि इसकी जद में पूरी दुनिया आने वाली है। और यह सवाल बार बार किया जा रहा है कि क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुन रहा है? अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।